पॉलिटी की लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको आर्टिकल्स कराए थे, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 24 तक। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको आर्टिकल 25 से 28 और 35 तक कराने वाली हूँ, जो कि जिसमें कि पूरा पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, तो उसमें से जो हमारे आर्टिकल रहते हैं वो आज मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है, यानी आर्टिकल 25 से 28 तक जो है वो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि हमारे धर्म की जो स्वतंत्रता है उसको लेकर है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 25 कहता है कि राइट टू कंसियंस हमें है। राइट टू कंसियंस का क्या मतलब है फ्रेंड्स, कि धर्म के अंतःकरण का अधिकार। मतलब कि हमें राइट है कि हम कौन से धर्म को प्रोफेस करें, मानने का अधिकार है हमें। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, जिस धर्म को चाहे। हम किसी भी धर्म में कार्य कर सकते हैं, राइट टू प्रैक्टिस भी हमें है, किसी भी धर्म में कार्य करने का अधिकार है। और हमें किसी भी धर्म को प्रोपगेट करने का अधिकार है, यानी कि फैलाने का अधिकार है। हमारा जो मन चाहे हम उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 में हमें धर्म के अंतःकरण का अधिकार है, दैट मीन्स राइट टू कंसियंस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 26 की। 26 जो आर्टिकल है वो किसके बारे में है फ्रेंड्स, वो है मैनेज रिलीजियस अफेयर। क्या है? मैनेज रिलीजियस अफेयर। दैट मीन्स कि धार्मिक कार्यों को आयोजित करने का अधिकार। धार्मिक कार्यों को आयोजित करने का अधिकार। हम कोई भी धर्म का कार्यक्रम कहीं भी आयोजित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कोई गीता सुना रहा है, कोई किसी चीज़ का कार्यक्रम चला रहा है, तो ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 27 की। फ्रेंड्स, आर्टिकल 27 किसको लेकर है? प्रोहिबिटेड टैक्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, यानी कि जो धार्मिक कर लिए जाते हैं उनके विरुद्ध अधिकार। धार्मिक करों के विरुद्ध अधिकार, दैट मीन्स प्रोहिबिटेड टैक्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी रिलीजन है, कोई भी धर्म है, अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहता है, तो हम उससे कोई भी टैक्स नहीं ले सकते, रिलीजियस टैक्स नहीं ले सकते। और टैक्स तो लेने पड़ेंगे जो बाकी होते हैं, बट हम रिलीजियस टैक्स नहीं ले सकते। हाँ, अगर वो धर्म चाहे, वो धर्म के लोग चाहे, तो वो डोनेट कर सकते हैं, अपनी तरफ से डोनेट कर सकते हैं, बट उनसे कर नहीं लिया जा सकता। अगर कोई अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहता है और उसके लिए डोनेशन, यानी हिंदी में बात करूँ तो चुंगी देना चाहता है, तो वो दे सकता है, उसको हम ले सकते हैं, लेकिन तब जब वो अपनी मर्जी से दे। हम उससे ज़बरदस्ती नहीं मांग सकते, उससे कर नहीं ले सकते, ऐसा आर्टिकल 27 में लिखा है। नेक्स्ट आर्टिकल 28 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि हम सबको फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज़, कि हम सबको क्या है, फ्रीडम है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक कार्यों को करने की और सांस्कृतिक कार्यों को आयोजित करने की। सांस्कृतिक कार्यों को आयोजित करने की शिक्षा संस्थानों में, यानी एक तरीके से स्कूलों में। आप सबको पता है कि हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम जो पार्टिसिपेशंस है वो होते रहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो होती रहती है। तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 28 में लिखा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, स्कूल भी दो टाइप के हो सकते हैं हमारे। कैसे? एक तो होता है जो कि फाउंडेड बाय गवर्नमेंट हो, जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हो, ठीक है।
एक फाउंडेड बाय एनी रिलीजियस पार्टी, यानी कि जो धार्मिक संस्थाएं होती है वो भी अपने स्कूल खोल देती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, मदरसा जो हो गया वो क्या है, एक धार्मिक स्कूल है, वहाँ पर अपने अपने धर्म की पढ़ाई करवाई जाती है अपनी अपनी मर्जी से। मान लीजिए कोई सरस्वती शिक्षा मंदिर स्कूल हो गया, ठीक है, तो वो अपने हिंदू धर्म को पढ़ा सकता है, तो हम ऐसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर कि हम अपने धार्मिक स्कूल नहीं खोल सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा फाउंडेड स्कूल होंगे ना, उसमें सारे धर्मों के बच्चे होंगे, उसमें ये नहीं है कि ये पढ़ सकता है ये नहीं पढ़ सकता, उसमें कोई भी हो, कोई भी कार्यक्रम होगा तो वो सारे धर्मों के कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं। जैसे अगर हम स्कूलों में जाते हैं तो हमारे स्कूलों में 26 जनवरी भी मनाई जाती है और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंस डे मनाए जाते हैं। किसी की जयंती आ गई वो सेलिब्रेट की जाती है, साथ साथ अगर ईद आ गई स्कूलों में ईद भी सेलिब्रेट की जाती है, दिवाली भी सेलिब्रेट की जाती है। तो मोस्टली सभी जो धर्म के कार्यक्रम होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में फाउंडेड किए जाते हैं। और एक टाइप होती है फ्रेंड्स जो 50-50 होते हैं, जिनमें दोनों की हो, यानी कि गवर्नमेंट की भी उसमें हो और धार्मिक संस्थानों की भी हो। मान लीजिए किसी धार्मिक संस्थान ने कोई स्कूल खोला और गवर्नमेंट ने उसको क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया, तो वो कैसा स्कूल हो जाएगा, वो 50-50 हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 28 नॉर्मली क्या कहता है कि जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उसमें धार्मिक कार्यों का और सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन कराने का अधिकार हमारे पास है। ये था फ्रेंड्स आर्टिकल 25 से 28 जो कि हमारे रिलीजन के बारे में कहता है, हमारे धर्म के बारे में कहता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 29 to 30, 29 और 30वां जो आर्टिकल है वो किसके बारे में है। तो फ्रेंड्स 29 और 30वां जो आर्टिकल है वो अल्पसंख्यकों के बारे में है, वो माइनॉरिटीज़ के बारे में है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी संस्कृति कैसी होगी, उनका कल्चरल और उनका एजुकेशनल राइट होगा, ठीक है, कि अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक या शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में आता है। बात करते हैं आर्टिकल 29 की, इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ कि जो अल्पसंख्यक है उनको संरक्षण दिया जाएगा। यानी भारत में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, किसी भी आधार पर जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं। मान लीजिए हमारे देश में कुछ भाषा ऐसी है जिसके लोग बहुत ही कम हैं, कोई धर्म ऐसा है जिसके लोग बहुत ही कम हैं। जैसे भारत में अगर मैं बात करूँ, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन, बुद्ध और पारसी, ये 6 धर्म ऐसे हैं जो कि अल्पसंख्यक है, इनके व्यक्ति अभी कम मिलते हैं, ठीक है। तो इनको संरक्षण दिया जाए ऐसा आर्टिकल 29 में लिखा है कि अल्पसंख्यकों को भी, चाहे वो सांस्कृतिक हो चाहे वो शिक्षा के तौर पर हो, उनको संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 30 में लिखा है कि राइट मिलेगा माइनॉरिटीज़ को भी क्या करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए, यानी अल्पसंख्यकों को भी शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार है, ठीक है। ये जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, ठीक है, उनको भी क्या है, शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार है, शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार है, चाहे वो इनमें से कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है। और अब जो ये शिक्षा संस्थान खोलेंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है कि फुली कंट्रोल्ड हो, इन्होंने अपना पैसा लगा के बनाया हो। मान लीजिए कि एग्जांपल दूँ तो मुस्लिम लीग का मदरसा जो होता है, और एक होता है कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, यानी कि जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मदरसे में तो सिलेबस यही डिसाइड करते हैं कि हम उर्दू पढ़ाएंगे और ये पढ़ाएंगे। एक होता है जो गवर्नमेंट ने बनाया हो मुसलमानों के लिए, या किसी सिख के लिए, या ईसाई के लिए, या जैन के लिए, किसी भी धर्म के लिए, उसमें सिलेबस जो होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी।
उसके बाद है कि मान लीजिए एक स्कूल ऐसा जो बनाया तो इन संस्था वालों ने है, इनमें से किसी भी धर्म ने बनाया है, मान लीजिए किसी सिख ने बनाया है, लेकिन उसमें पैसा गवर्नमेंट भी लगा दे तो वहाँ सीट्स जो होंगी ना वो रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है। जैसे AMU है, ये इसका एग्जाम्पल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसमें 70% सीट रिजर्व्ड है उस धार्मिक संस्था के लिए, और 30% जो होगी 30 और 70% में ये डिवाइड है। तो इसका मतलब एक ऐसे संस्थान जिसमें बनवाए तो कौन, संस्थान वाले, एक ऐसा शिक्षा संस्थान, और पैसा गवर्नमेंट भी लगाए तो वहाँ सीट रिजर्व्ड हो जाती हैं, ठीक है। ये था आर्टिकल 29 और 20 और 30। अब हम आगे देखते हैं 31 to 35। आर्टिकल 31 क्या कहता है फ्रेंड्स? आर्टिकल 31 हमें राइट टू प्रॉपर्टी देता है। क्या देता है? राइट टू प्रॉपर्टी। दैट मीन्स हमें संपत्ति का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 31 देता है। आर्टिकल 31 को कब बनाया गया था? ये फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1978 में हुई थी। इसके द्वारा मौलिक अधिकार से इस अनुच्छेद को हटाकर, पहले ये मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 300A था, ठीक है। अनुच्छेद 300A में मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है ना वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, वो कानूनी अधिकार बना दिया गया जो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी हमें देता है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है फ्रेंड्स? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखिए हमारे लिए, हम इसको समझते हैं क्या है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार को फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बोला था, ठीक है। राव अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि जो आर्टिकल 32 है वो संविधान की आत्मा है एक तरीके से, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले कि संविधान की आत्मा, संविधान का हार्ट, संविधान की सोल किसको कहा गया है? आर्टिकल 32 को कहा गया है। क्यों कहा गया है? चलिए ये समझते हैं। देखिए जो आर्टिकल 32 है फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट मीन्स संवैधानिक उपचार। हम समझते हैं कि ये संवैधानिक उपचार क्या होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या होती है फ्रेंड्स? संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मीनिंग होता है रिट। रिट क्या होता है फ्रेंड्स? रिट एक लीगल ऑर्डर होता है। क्या होता है? एक लीगल ऑर्डर होता है, एक कानूनी आदेश होता है जो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 में आर्टिकल 32 में क्या लिखा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है हम व्यक्तियों को, हम जो भारत के क्या हैं, नागरिक हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकती है। ये 5 तरीके की जो रिट है फ्रेंड्स, ये एक तरीके से 5 तरीके के कैप्सूल है कि जब ये बीमारी हो जाए तो ये वाला कैप्सूल मिल जाएगा, ये वाली बीमारी हो जाए तो ये वाला कैप्सूल मिल जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले यही देखते हैं टाइप्स ऑफ रिट कि ये 5 जो टाइप्स है वो कौन कौन सी है रिट की। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्याक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्याक्षीकरण, ये है पहली रिट। इसको समझते हैं यही। बंदी प्रत्याक्षीकरण क्या होता है फ्रेंड्स? ब्रिंग द बॉडी, हिबेशियस
हिबेसियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, ब्रिंग द बॉडी, यानी कि सशरीर पेश करना। अगर कोई आदमी खो गया है, पुलिस ने पकड़ा हो या ना पकड़ा हो, और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नमेंट है, वो आदेश दे देगी इस पहली रिट को जारी करते हुए, ब्रिंग द बॉडी, बॉडी लेकर आओ, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति लापता हो गया है और पुलिस है, पुलिस ने भी पकड़ा या नहीं भी पकड़ा, पकड़ा हो मान लो, और पुलिस कह दे कि वो फरार हो गया, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में अगर हम जाके ये बात मतलब अपनी रख दे, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है। पहला आदेश क्या दे सकती है कि ब्रिंग द बॉडी, क्या करो, ब्रिंग द बॉडी, शरीर लेकर आओ, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, पर वो बॉडी यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड रिट क्या है, सेकंड है हमारी मैंडमस, यानी कि परमादेश। क्या है हिंदी में, मैंडमस यानी परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है कि वी ऑर्डर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कमांड करती है, वो ऑर्डर करती है। ऑर्डर किस टाइप के, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ना दिवाली हुई थी और दिवाली पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है तो स्कूल बंद रहेंगे, तो सरकार ये जो आदेश है ये सरकारी संस्थाओं को देती है, ठीक है। तो परमादेश दे सकती है सुप्रीम कोर्ट किसी भी टाइप का, किसी भी सिचुएशन में। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अभी पीछे हुआ भी है, जब दिवाली हुई थी तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया था, तो गवर्नमेंट ने 4-5 दिन के लिए स्कूलों को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। थर्ड रिट क्या होती है फ्रेंड्स, थर्ड रिट होती है प्रोहिबिशन। क्या होती है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, हिंदी में मैं बोलूँ तो प्रतिषेध। आप इन तीनों रिटों को नोट करके चलेंगे और मेरी बात को भी जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो प्रोहिबिशन रिट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है फ्रेंड्स, जस्ट स्टॉप द जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी जो न्यायिक कार्यवाही चली हुई है उसको रोकने का आदेश दे सकती है। ऑर्डर टू स्टे, स्टॉप होने का, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अभी किसान आंदोलन चला हुआ था, किस रीज़न से कि हमारी जो सरकार है वो कुछ कानून लेके आई थी, और जैसे ही किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों पर क्या लगा दी थी, स्टे लगा दी थी। तो ऑर्डर टू स्टे कौन दे सकती है, हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग के थ्रू प्रोहिबिशन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट हाई कोर्ट को या उससे भी नीचे जो लोअर कोर्ट होती है उनको भी रोकने का आदेश दे देती है अगर वो किसी केस के दायरे में ना आते हो। मान लीजिए हमारी कोई लोअर कोर्ट है और लोअर कोर्ट ने कोई केस ले रखा है और वो केस उसके दायरे में ही नहीं आता और वो उस केस को हैंडल कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रोकने का आदेश दे सकती है। किसी भी चीज़ को स्टे करने का, कोई भी न्याय कार्यवाही चल रही है उसको रोकने का आदेश दे सकती है इस थर्ड रिट के द्वारा। ये 5 रिट होती हैं, यानी कि एक तरीके से 5 शक्तियाँ होती है, 5 कैप्सूल होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर किसी को ये बीमारी है तो मुझे ये वाला कैप्सूल देना है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो रिट है फ्रेंड, फोर्थ रिट है आपकी उत्प्रेक्षण। क्या है, उत्प्रेक्षण। देखिए पहले क्या थी, बंदी प्रत्याक्षीकरण, दूसरी थी परमादेश, तीसरी थी प्रतिषेध, और थर्ड है फ्रेंड्स उत्प्रेक्षण, या आप इंग्लिश में बोल सकते हो सिट रेडी। क्या बोल सकते हो फ्रेंड्स, सिट रेडी, TIORARI, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जस्ट स्टॉप एंड हैंड टू मी, यानी इस आदेश में जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो जब भी इस रिट को जारी करती है छोटी कोर्टों के लिए, तो वो ये कह सकती है कि मान लीजिए कोई छोटी कोर्ट है उसमें कोई कार्यवाही चल रही थी, मान लीजिए हाई कोर्ट है उसमें कोई कार्यवाही चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस केस को रोक दीजिए और मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, सडन मेरे पास भेज दीजिए, इसको मैं देखूंगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कर सकती है कि किसी निचली कोर्ट को ये बोल सकती है कि जस्ट स्टॉप, इस कार्यवाही को बिल्कुल अभी रोको, एंड हैंड टू मी, और तुरंत मेरे पास भेज दो। एक रिट ये होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है फ्रेंड फिफ्थ रिट और लास्ट रिट जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, क्या होती है वो, क्वारंटो। क्वारंटो क्या होता है फ्रेंड्स, अधिकार पर्चा।
इक्विवेलेंटो यानी कि अधिकार पर्चा। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या होता है। इस रिट को जो सरकारी संस्थाएं होती है उनमें बैठे व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए यूपीएससी हो गई, यूपीपीएससी हो गई, इनके जो अधिकारी होते हैं अगर ये कुछ भी करते हैं तो गवर्नमेंट जो होती है इस क्वेरेंटो का प्रयोग करके जो सरकारी संस्थाओं में बैठे अधिकारी है उनके खिलाफ इसको जारी कर सकती है। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन लेते हैं हम। फर्स्ट रिट क्या थी फ्रेंड्स, हिबेस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्याक्षण कि बॉडी को पेश करो, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, अगर कोई बॉडी लापता है। सेकंड क्या थी फ्रेंड्स, परमा आदेश यानी कि मैंडेमस। इसमें क्या था फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट जो है वो किसी को भी आदेश दे सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट किसी को भी आदेश दे सकती है कि जैसे स्कूल बंद रहेंगे, ये संस्था बंद रहेगी, ठीक है, गवर्नमेंट संस्थाओं को। उसके बाद थर्ड रिट थी हमारी प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। इसमें क्या था फ्रेंड्स कि किसी भी लोअर कोर्ट को क्या कह सकती है सुप्रीम कोर्ट की ये केस आप रोक दो, बंद कर दो अगर उनके दायरे में नहीं है। और किसी भी प्रस्ताव को वो ऑर्डर टू स्टे भी दे सकती है, स्टॉप करने का भी, रोकने का आदेश दे सकती है। फोर्थ था फ्रेंड्स सेटेरी यानी कि उत्प्रेक्षण। इसमें क्या था, जस्ट स्टॉप एंड हैंड टू मी, इसको रोक दो तुरंत और मेरे पास भेज दो, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है। कोई भी अगर केस है या कुछ भी है सुप्रीम कोर्ट उसको रुकवाकर अपने पास बुला सकती है। क्वेरेंटो किन के लिए होता है फ्रेंड्स, ये किन के विरुद्ध होता है, किन के खिलाफ जारी की जाती है ये रिट सरकारी संस्थाओं में जो व्यक्ति बैठे होते हैं, जैसे यूपीएससी करके आईएएस बैठा है, यूपीपीएससी करके कोई अधिकारी है, तो इन पोस्टों पे जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ ये जारी की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका आर्टिकल 33 देखते हैं। आर्टिकल 33 जो है फ्रेंड्स 33 आर्टिकल 33 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस एक्ट में काम करने वाले व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे ताकि वो ऑर्डर फॉलो कर सके और डिसिप्लिन बना रहे। तो जो भी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या पुलिस में, देखो इन तीनों में तो एक्ट 1948 के तहत ये बात कही गई थी, और जो पुलिस फोर्स में होते हैं उनको एक्ट 1958 में ये एक्ट उनके लिए बनाया गया था। क्या कहा गया था कि इन फील्ड में जो काम करने वाले व्यक्ति है ना उनको कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा कि उनको ये बोल दे कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें खड़े रहने का अधिकार है, हमें मीटिंग बनाने का अधिकार है। नहीं, क्यों नहीं दिए गए और उनको, ताकि वो डिसिप्लिन बना रहे और वो ऑर्डर को फॉलो करें, ठीक है, उनको ये अधिकार नहीं दिए जाते। उसके बाद है फ्रेंड्स आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि जहाँ पर भी क्षेत्र होगा, जैसे मटेरियल लॉ सैन्य विधि होगी, जैसे AFSA आपने सुना, AFSPA, अफस्पा आपने सुना होगा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्ड एक्ट लागू हो, वहाँ के नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। आर्टिकल 34 में क्या कहा गया है, जहाँ पे सैन्य विधि, एक तरीके से हम कहते हैं ना कि यहाँ अफस्पा लागू हो गया, यानी कि आर्म्ड फोर्स लागू हो गई है, तो वहाँ के नागरिकों के भी मूल अधिकार ले लिए जाते हैं, उनको भी मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते। और आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, 35 में ये कहा गया कि भारत के मूल अधिकारों संबंधित जो परिवर्तन है, जो संशोधन है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद कर सकती है, कोई और हमारे मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है। इसी के साथ फ्रेंड्स संविधान का पार्ट 3 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसके बारे में पढ़ाऊंगी, और फिर हम पार्ट 5 शुरू करेंगे जिसमें राष्ट्रपति का वर्णन हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जुड़े रहिए मेरे साथ डेली पॉलिटी क्लासेस के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।